तो आप सभी को पता है पोल सेक्शन के बारे में, ये बताने की जरूरत है नहीं। तो लास्ट क्लास के बारे में अगर मैं याद दिलाऊं, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैखिक युग्म के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे कि अंतः कोण बाह्य कोण क्या होते हैं, और दो रेखा को अगर कोई तीसरी रेखा काटते हुए जाती है तो यहाँ पर कितने तरीके के कोण बनते हैं, ये सभी चीज के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि काफी आज कम बच्चे हैं, काफी त्योहारों के कारण काफी कम बच्चे हैं, तो आज वो सारी चीजें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखने वाला है। काफी आसान क्वेश्चन होगा, जितने भी क्वेश्चन आज है सभी आसान होंगे, और आसान इसलिए होंगे क्योंकि अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस की है तो वो सारी चीजें आपको आसान लगेगी, सारी चीजें बन जाएंगी खुद ब खुद। तो आपको देखना है कि जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और काफी आसान क्वेश्चन है। आपको देखना है कि इसमें से बंद आकृति, खुली आकृति कौन सी है, इसमें से आपको खुली आकृति पहचाननी। यहाँ पर चार आकृति है, चार आकृति में आपको देखना है कि खुली कौन सी है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट क्लास किया होगा, मैंने बोला कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। अगर आप चैट सेक्शन में इस तरीके से आंसर करोगे तो फिर मुझे मजबूरी में चैट सेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में ही आंसर करें। और अगर आपको चैट पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता तो आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर बता दूंगा उसे। ठीक ठीक है, एक बार गलती हो सकती है, फिर अब आप क्या करो, पोल सेक्शन में ही आंसर करो। अब आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। ठीक है, अब आप बताओ, कविता के नाम से जो ये बच्चा है, आपको पोल सेक्शन के बारे में पता है या नहीं पता है? यस या नो? पोल में कैसे आंसर करते हैं आपको पता है? नो। तो देखो आपके लिए मैं एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाकी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। तो जिन्हें भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, एक बार ध्यान से सुने, मैं बता रहा हूं। तो देखो, जब भी मैं क्लास लेते रहूंगा आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन नंबर 1। ठीक है, तो ये स्क्रीन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिखेगी। जिनको भी पोल के बारे में नहीं पता है सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आप देखो तो आपको तीन डॉट्स दिखेंगे, है ना? ये तीन डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। जब भी मैं पूछूं कि पोल से बोलूं कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी लोग, ठीक है, जिन्हें नहीं पता, मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की आज फर्स्ट क्लास भी होगी, गूगल मीट उतना यूज नहीं किया होगा। तो आप ये देखें कि आपको नीचे की तरफ तीन बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये दूसरी वाली इंटरफेस खुल के आएगी। यहाँ पर आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिखेगा एक्टिविटीज का, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा पोल का, उसके बाद तीसरे नंबर वाली इंटरफेस खुलेगी और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको पोल का। इस पोल पे आप क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन दिखेगी और क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे। तो जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद नीचे में जो वोट का ऑप्शन होगा वोट पे भी क्लिक करोगे। तो वोट पे क्लिक कर दोगे तो वो आंसर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप बैक करोगे, बैक करने के बाद आपको ये वापस से क्लास वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, तो यही आपको करना है जब भी मैं पूछूं। तो अब आप जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर खुली आकृति है। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, काफी आसान था। अब मैं बस 5 सेकंड रुकूंगा, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। अब जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है। तो 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद हम लोग पोल को एंड करके फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आखिरी 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करें, अब तक आप लोग उत्तर नहीं दिए हो तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। तो यहाँ पर मैक्सिमम सभी बच्चे के आंसर सही आए। तो सही आने का मतलब ये चीज आपको पता है कि खुली आकृति और बंद आकृति आप कैसे पहचानते हो, आपको देख के पता चल जा रही है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, खुली आकृति है, बाकी सभी बंद है। फिर भी एक बार बहुत संक्षेप में अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो मैं यही बताया था कि आपको इमेजिन करना है, कल्पना कर लेना है कि आप उस आकृति के अंदर हो या बाहर हो।
तो मैंने मान लिया, एक ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन सी, मैंने मान लिया मैं इस आकृति के अंदर हूं। तो आपको देखना है कि आप बिना लाइन क्रॉस किए क्या इस आकृति के बाहर आ सकते हो। तो आप देखते हो जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको एक लाइन क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको एक लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपको लाइन क्रॉस किए बिना आप बाहर नहीं आ सकते, इसलिए यह क्या है, बंद आकृति है। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी बंद आकृति है, तो ये हमारी सही उत्तर नहीं होगी। और ऑप्शन सी के बाद, ऑप्शन डी के बारे में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा आप इसके अंदर भी जा सकते हो और अंदर से बाहर भी आ सकते हो, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन डी। काफी आसान क्वेश्चन था, आप सभी को पता है कि इसमें खुली आकृति ऑप्शन डी थी। ठीक है, अब आप सभी लोग फिर से, एक क्वेश्चन दिखेगा, सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर चार विकल्प है, सभी को ध्यान से देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। जो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट को आपको पहचाननी है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान से देखें। यहाँ पर कुछ बिंदु है, बिंदु को देखें वो संरेख है या असंरेख है, कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। संरेख और असंरेख बिंदु के बारे में अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको ये पता होगा कि अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है तो उसे संरेख कहते हैं, और एक ही रेखा पर स्थित नहीं होगी तो उसे असंरेख यानी नॉन कोलिनियर कहेंगे। फिर से सतबीर पाल के नाम से जो भी बच्चा है, ऑप्शन बी आप बार बार लिख रहे हो, फिर मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा, फिर आपके चलते सभी को परेशानी होगी। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, यहाँ आपको चारों ऑप्शन को देखना होगा और देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो सही ऑप्शन आपको लगे वही आंसर हो। ठीक है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है तो आपको चैट सेक्शन में आंसर देना ही नहीं है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करते हैं। अभी अभी मैंने पोल के बारे में बताया आपको। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं। तो ये सब क्वेश्चन काफी आसान है। अब मैं पोल को एंड करूंगा, बस 5 सेकंड रुकने वाले हैं, उसके बाद एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो अभी अगर आप अब तक उत्तर नहीं दिए हो तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है चारों ऑप्शन में। तो आप अगर सभी ऑप्शन को एक एक करके देखो तो यहाँ ए बी, बिंदु ए बी ई की बात की गई है। तो आप देखो बिंदु ए बी ई कहाँ कहाँ पर स्थित है। नहीं, किसी को भी माइक नहीं ऑन करना है। दीपेश के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट रखो। ठीक है, तो अपने आप को अगर आप अनम्यूट करोगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, फिर मजबूरी में मुझे उन बच्चों को रिमूव करना पड़ जाता है जो बार बार अनम्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे क्लास में अपने आप को म्यूट रखना है। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दीपेश के नाम से जो ही बच्चा है, अगर कोई भी डाउट हो तो अपना माइक ऑन करके बोलो। सर कह रहा हूँ कि मतलब मैं हरदम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करता हूँ फिर भी अवंती की तरफ से मेरे पापा को कॉल आता है कि मैं नहीं करता हूँ। बस एक दिन छूट गया था सर, 3 तारीख को। अच्छा ठीक है, मैं आपका नाम नोट कर ले रहा हूँ। अवंती की तरफ से कॉल गया था आपके फादर को, है ना? हाँ जी, ठीक 2 बार है। जा चुका है सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं बात कर लूंगा अपनी टीम से कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपेश, आपका नाम क्या हुआ? ठीक सर है, मैं, दीपेश पंडित। ठीक है, मैं आपका नाम नोट कर लिया हूँ और मैं देखूंगा कि क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ऐसा कॉल नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहो और क्लास अच्छे से करोगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं ए बी संरेख यानी कोलिनियर है या नहीं।
तो ए बी ई को देखो कहां कहां पर ए बी स्थित है। तो ए को मैं अगर दिखाऊं तो ए बिंदु यहां पर है, बी बिंदु यहां पर है और ई बिंदु यहां पर है, मैंने हाईलाइट करके दिखाया। तो अब अगर देखो ए बी कैसे है, आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, यस या नो लिखकर बताएंगे कि क्या ए बी ई तीनों बिंदु से गुजरते हुए क्या आप एक सीधी लकीर खींच सकते हो या नहीं, हाँ या ना। सभी लोग लिखकर बताएंगे कि आप एक रेखा ए बी ई तीनों बिंदु से गुजरते हुए खींच सकते हो या नहीं। तो सभी का आंसर है नहीं, कोई भी आप एक ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो तीनों ही बिंदुओं से गुजर जाए। तो जब तीनों ही बिंदु से गुजर नहीं सकती कोई रेखा तो इसे क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। जबकि यहाँ क्या दिया रहा है, दे रखा है संरेख है यानी कोलिनियर है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, यानी ए बी संरेख नहीं है, असंरेख है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं अपने दूसरे ऑप्शन को। इसीलिए इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम दिया क्योंकि हर ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन सेकंड, बी सी डी असंरेख है। तो बी सी डी को अगर आप देखो तो सी बिंदु मुझे यहां दिख रही है, बी बिंदु यहां दिख रही है और डी बिंदु यहां दिख रही है। अब बी सी डी के बारे में भी आप देखो तो आपको पता चल जाएगी कि इन तीनों से जाती हुई कोई रेखा हम नहीं खींच सकते। तो बी सी डी कैसे बिंदु हो गई, तो बी सी डी कैसी हो गई, बी सी डी है असंरेख बिंदु है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो जब असंरेख है और ऑप्शन में बी में लिख भी क्या रखा है, बी सी डी असंरेख है यानी नॉन कोलिनियर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन बी। हमें दिख रहा है ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही लिख रखा है, तो ऑप्शन बी में सही लिख रखा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब सभी लोग यस नो लिखकर बताएं ये समझ में आया या नहीं, ऑप्शन बी कैसे सही हुआ, यस या नो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख ले। बी सी डी को अगर आप देखो तो बी सी डी से आप देख पा रहे हो कि बी सी डी से कोई रेखा, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो जो भी बच्चे रिपीट करने बोल रहे हैं ध्यान से सुने, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर तीन बिंदु आपको दिख रही है, बिंदु सी, बिंदु बी और बिंदु डी। तो जो भी रिपीट करने बोल रहे हैं अनुज कुमार, आप ये बताएं, नीरज के नाम से जो बच्चा है, आप ये बताएं कि क्या बी सी डी ई, बी सी डी ये तीनों बिंदु से जाते हुए क्या आपको एक ऐसी रेखा खींच सकते हो जो तीनों बिंदु से गुजर जाए, बी सी डी से जाती हुई कोई रेखा खींच सकते हो क्या, यस या नो। अनुज और नीरज आप दोनों ये बताएंगे कि क्या, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि बी सी डी से जाते हुए कोई रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। तो नहीं खींच सकते यानी एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती, तो हम क्या कहेंगे, बी सी डी असंरेख है। और यहाँ पर ऑप्शन बी को आप पढ़ो तो आपको लिख रखा है बी सी डी असंरेख है यानी नॉन कोलिनियर है। तो हमारा ये सही उत्तर हुआ, मतलब ये सही लिख रखा है, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आप ये बताओ कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप चेक भी करोगे क्या। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन डी को चेक करो, क्योंकि यहाँ पर चारों विकल्प में एक ही उत्तर सही होगा। जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो वह वैकल्पीय चार ऑप्शन वाले, तो यहाँ आपको पता है कि इन चार ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही है। तो अगर आपको ऑप्शन बी सही उत्तर मिल गया है तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को अब समझ में आ गई होगी। अगर आप फिर से चेक भी करो तो ऑप्शन सी और डी को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी ऑप्शन सी और डी गलत है। वो ए बी सी आपको दिखेगा कि वो संरेख है और ए बी डी के बारे में आपको दिख जाएगा कि वो असंरेख है। ठीक है, हो सकता है कि मेरी स्क्रीन आप सभी को नहीं दिख रही हो, सभी लोग ये बताएंगे कि मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए नहीं दिख रही होगी आप सभी को, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी स्क्रीन आप सभी को नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सी क्यों नहीं। चलिए सबसे पहले ये बताएं कि आपको मेरी स्क्रीन अब दिखने लगी या नहीं, यस या नो। सभी लोग यस या नो लिखकर बताएं कि मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। ठीक है, अब दिख रही है। तो जो भी बच्चे ये पूछे थे कि ऑप्शन सी क्यों नहीं हमारा सही, तो देखो यहाँ ऑप्शन सी के बारे में क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में लिख रखा है ए बी सी असंरेख है।
अगर आप ए बी सी बिंदु को खोजो तो कहाँ है ऑप्शन, बिंदु ए यहां पर है, बिंदु बी यहां पर है, और बिंदु सी यहां पर है। तो आप देख पा रहे होगे बिंदु ए बी सी क्या है, ये तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर है, आप यहाँ देखो इस रेखा पर तीनों ही बिंदु स्थित है, बिंदु ए, बिंदु बी और सी। तो ए बी सी कैसे बिंदु है, संरेख बिंदु है, जबकि यहाँ क्या लिख रखा है, असंरेख है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुई ना, तो हमारी ये सही उत्तर नहीं हुई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे का डाउट था, रिपीट करने बोले थे कि ऑप्शन सी क्यों नहीं है, तो आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। और डी भी इसी तरीके से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा यही भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही होगा। आप एक चीज और ध्यान रखना, कई बार जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपको पता है कि इस 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, और आप जब देखते हो कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर मिल गया, तो आप वहीं पर ऑप्शन ए को सही करके आप आगे पढ़ सकते हो। ऑप्शन बी सी डी चेक करने की जरूरत भी आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही उत्तर सही होने वाली है। ठीक है, फिर आप सभी को, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करें। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, सभी लोग बताएं। किरण अगर आपको याद होगा तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये मैंने सभी चीज क्लास में पढ़ाई है। अब आपको पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी को आंसर करना है, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, 1 2 3 या 4? तो किरण, रेखा और रेखाखंड, ये तीन के बारे में मैंने एक साथ पढ़ाया था, और तीनों में बताया था कि तीनों में कितने अंत बिंदुएं होती है। ठीक है, किरण क्या होती है आप याद करो। काफी अलग अलग उत्तर आए हैं, कुछ बच्चों के आंसर ए आए हैं, कुछ के बी और सी और डी भी आए। ठीक है, अगर किसी का डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। अब तक आप लोगों ने अगर उत्तर दे दिया तो क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल जाएगी। अगर किरण के बारे में आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हो, थोड़ा सा भी अगर याद हो, तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। तो अब मैं पोल को एंड करूंगा, अगर आप अब तक उत्तर नहीं दिए हो तो जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो किरण के बारे में पूछा जा रहा है, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, यानी रे में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर किरण आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था। किरण को दर्शाते कैसे हैं, तो एक सिरे पर तीर का निशान लगा के। अब तीर का निशान क्यों बनाया जाता है, ये भी मैंने बताया था कि तीर का निशान इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप इसे अनंत तक बढ़ा सकते हो। मतलब किरण को एक दिशा में आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, है ना, यही बताई थी। तो इसे आप जब अनंत तक बढ़ा सकते हो तो इसका कोई अंत नहीं हुआ। मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं ए भी नाम दूं तो बी को आप हमेशा बढ़ा सकते हो, तो यह अंत बिंदु नहीं है। ए को आप बढ़ा सकते हो क्या, तो मैंने बताया कि यहां पर कोई तीर का निशान नहीं है, ए के पास कोई तीर का निशान नहीं है, तो आप इसे बढ़ा नहीं सकते। तो जब बढ़ा नहीं सकते तो इसे क्या कहेंगे, अंत बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है, यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि इस किरण में एक ही अंत बिंदु है। यानी किरण में हमेशा एक ही अंत बिंदु होती है, और एक सिरे से उसे आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। सभी लोग बताएं चैट सेक्शन में लिखकर, ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन। किरण में एक अंत बिंदु क्यों होती है, क्योंकि इसे आप एक ही सिरे से बढ़ा सकते हो, एक ही सिरे पर तीर का निशान होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चलो, तो देखो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, सभी को आप एक बार रिवाइज करो। सबसे पहली चीज मैंने बताई रेखा, दूसरी चीज मैंने बताई रेखाखंड, और तीसरी किरण। तो इसे भी मैं ए बी से लिख रहा हूं, इसे भी मैं ए बी से लिख रहा हूं, और इसे भी मैं ए बी से लिख रहा हूं। ठीक है,
तो इसे मैं क्या बोलूंगा, रेखा, इसे मैं बोलूंगा रेखा खंड, और इसे मैं बोलूंगा किरण। तीनों में क्या अंतर है? तो रेखा को आप दोनों ही सिरे से अनंत तक बढ़ा सकते हो, दोनों ही तरफ इसे आप बढ़ा सकते हो। तो इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होती, इसकी कुछ भी लंबाई निश्चित नहीं होती। ठीक है, ये पहली बात। रेखा खंड के बारे में मैंने क्या बताया, इसके किसी भी तरफ तीर का निशान नहीं है। तो तीर का निशान नहीं है मतलब आप इसे बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि आपके हाथ में अगर पेन होगा तो आप पेन को बढ़ा नहीं सकते, उसकी लंबाई निश्चित है। तो उससे हम क्या कहेंगे कि रेखाखंड एक पेन की तरह होती है, एक टुकड़ा होती है, इसे आप निश्चित लंबाई होती है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते। तो जब बढ़ा नहीं सकते तो इसकी दो अंत बिंदुएं होती है। आप पेन अपना देखो तो पेन में दो अंत बिंदु है। जिसे भी मेरी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आप क्या करो, लेफ्ट करो और जल्दी से रिज्वाइन कर लो। जल्दी से आप ज्वाइन कर लोगे फिर से मेरी आवाज आने लगेगी, क्योंकि बाकी सभी बच्चे को मेरी आवाज जा रही है। तो हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण मेरी आवाज नहीं जा रही हो। तो रेखा खंड के बारे में मैंने क्या बताया, इसमें दो अंत बिंदुएं होती है। ठीक है। किरण के बारे में अगर मैं बताऊं तो किरण के बारे में अभी अभी मैंने बताया, किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और इसे आप एक डायरेक्शन में, एक दिशा में आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, एक सिरे पर तीर का निशान लगा रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, किरण में एक अंत बिंदु होती है। अगर मैं रेखा खंड की बात करता तो रेखा खंड में दो अंत बिंदु होती है और रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज हो गई। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से। आपको आपके स्क्रीन पर चार क्यों नहीं है, चार अंत बिंदु किसी में नहीं होगी। रेखा, रेखाखंड और किरण में आप ये बताओ चार अंत बिंदु कैसे हो सकती है। अगर मैं इस तरीके से किरण बनाऊं तो यहाँ पर तो आपको दो ही दिख रहा, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो दो अंत बिंदु है। चार अंत बिंदु तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो चार तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है या तो एक या दो। तो आप देखो एक सिरे पर तीर का निशान है तो यहाँ पर एक ही अंत बिंदु है। ठीक है, चलिए। अब आपको क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्लास के दौरान डायरेक्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो आप सभी को दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, तो आप सभी को देखना है। फिर भी इस समांतर रेखा के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको देखना है कि इनमें से समांतर रेखा के बीच कोण कितने डिग्री का होता है। तो आप सभी को एक बार ट्राई करना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच कोण 0 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा या 60 डिग्री का होगा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो बार बार लेफ्ट कर जाते हैं फिर थोड़े थोड़े देर बाद आते हैं, है ना। तो आप सभी लोग ये ध्यान देंगे, आपकी अटेंडेंस हर 5 मिनट पे लगती है ऑटोमेटिक। क्लास के बैकग्राउंड में हर 5 मिनट पे आपकी अटेंडेंस लगते रहती है। मतलब हर 5 मिनट पे ये देखा जाता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो। तो आपकी अटेंडेंस तभी काउंट होती है, जैसे कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे ना कि हो सकता है कि आप क्लास में नहीं हो ऐसा दिखता है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप क्लास में बहुत देर तक नहीं रहे। तो 80% अगर टाइम आप क्लास में जब रहोगे तभी आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। तो अगर आप सिर्फ 50% या 30% क्लास करके लेफ्ट कर जाओगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो हर 5 मिनट पे आपको क्लास, मतलब हर 5 मिनट पे अटेंडेंस लगती है। तो आपको पूरी क्लास शुरू से अंत तक लगातार रहोगे तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। चलिए ठीक है, तो सभी लोग आंसर करेंगे उसके बाद। वही भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है। तो आप सभी को पोल सेक्शन के बारे में पता है, सभी लोग पोल सेक्शन में जाए। और मैं ये बार बार कहता हूँ, आप ये मत सोचो कि आपका आंसर गलत हो रहा है या सही हो रहा है। आपको बस जो लगता है कि ये आंसर सही हो सकता है, ये सही होगी, वो आंसर करो। क्योंकि हो सकता है कि जब आप गलती करते हो तभी आप सीखोगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करूँ। ठीक है, बस 5 सेकंड रुकेंगे, बस 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद
इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। कोई भी चैट सेक्शन में नहीं देगा आंसर। चलिए अब देखते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच कोण कितने डिग्री का होता है, यानी पैरेलल लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। कोई भी पोल सेक्शन चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, मैं बार बार यही बोलता हूँ, चैट सेक्शन में आंसर ना दे। ठीक है, अब यहाँ पर दो पैरेलल, तो समांतर रेखा के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपको समांतर रेखा याद हो तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। दो चीज मैंने बताई थी समांतर रेखा में, दोनों ही चीज क्या थी कि दो रेखा अगर आप उसे अनंत तक बढ़ाए और वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, यानी एक दूसरे को काटते हुए नहीं गुजरे, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस, ट्रेन की पटरी के समान। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तो ये दूरी हमेशा बराबर होगी। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर दो समांतर रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये अगर आपको याद हो तो समांतर रेखा पढ़ाते वक्त और क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरे, दूसरी समांतर रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तीसरी लंबवत रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। ठीक है, तो पहला बात हमारा ऑप्शन बी तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर दो रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वह कैसी रेखा होगी, लंबवत रेखा होगी। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर लाइंस होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी को अगर आप देखो तो यहां अगर आप देखो कि दो रेखा यानी दो लाइन के बीच अगर 45 डिग्री या 60 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं कोई दो रेखा, तो यहाँ पर दिख रहा है या तो ये हो सकता है 45 डिग्री का कोण बन रहा हो या 60 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो आप कह सकते हो कि अगर दो रेखा के बीच में 45 डिग्री या 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट रही होंगी। कोण बन रहा है कुछ भी डिग्री का तो एक दूसरे को काट रही होगी, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तब तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो समांतर नहीं होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री या 45 डिग्री जब भी बनेगी तो वो एक दूसरे को काट के ही बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर तीन ऑप्शन हमारा गलत हो गया तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और डिटेल में देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए क्यों है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दो रेखा कुछ इस तरीके से है, अगर मैं दो रेखा के बीच में कुछ भी कोण बनाऊं, अगर कोई भी कोण बनाओ, यहां पर मैं सिर्फ बोल दूं ए डिग्री, अगर वो 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री को छोड़कर कोई भी कोण अगर रहेगा तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को जाकर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। तो दो रेखा समांतर कब होगी, सभी लोग अपने कॉपी में नोट करें। दो रेखा समांतर कब होगी, दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। लिख लें सभी लोग, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। दूसरी बात यह ध्यान रखना कि दो समांतर रेखा के बीच की डिग्री कितनी बनती है, कोण 0 डिग्री की कोण बनती है। तो सभी लोग क्या लिखेंगे, दो समांतर रेखा के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सही ऑप्शन हमारा ए था, दो समांतर रेखा के बीच 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आप सभी लोग बताएं अब आगे बढ़े या नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए या नहीं, वाई या एन, वाई या एन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए या नहीं। ठीक है, तो अब फिर से आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी लोग को बताना है कि ये जो आकृति दी गई है इसमें भुजा कितनी है और कोण कितने हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है भुजा और कोण कैसे दिखते हैं, बस आपको काउंट करना है। आप जैसे ही काउंट करोगे आपको पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन में कितने भुजा हैं, इस आकृति में कितने कोण हैं, कितने भुजा हैं। सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। जो भी आकृति दी गई है इसमें भुजा और कोण की संख्या बतानी। भुजा क्या होती है, तो कोई भी आकृति अगर कुछ रेखा खंड से मिलकर बनी है तो सभी रेखा खंडों को क्या कहते हैं, उसकी भुजा कहते हैं। कोण क्या होती है,
जहां पर भी दो रेखाखंड मिलती हैं, जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है, वहां पर एक कोण बनेगा ही बनेगा हमेशा। जहां पर भी दो भुजा मिलेगी एक कोण बनेगा। और कोण जब मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाते वक्त भी क्लास में भी मैंने बताया था कि आपको कोण अंदर वाले कोण को गिनना है, बाहर वाले कोण को नहीं गिनना है। जब भी दो भुजा मिलेगी तो एक अंदर में कोण बनता है और एक बाहर में बनता है, तो आपको अंदर वाले कोण को गिनना है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए हैं, तो बस 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। आप आसानी से देख पा रहे होंगे कितने भुजा है कितने कोण है। तो 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। अगर आपने अब तक उत्तर नहीं दिया है तो जल्दी से उत्तर दो। अब मैं पोल एंड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर पता करना है कि इसमें भुजा कितनी है और कोण कितनी है। तो अगर मैं इस आकृति को नाम दे दूं तो आप लिख सकते हो ABCDEF। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सभी को मैं अगर हाईलाइट करूं, देखो किन रेखाखंड से ये मिलकर बनी है। तो आपको दिख रहा होगा एक भुजा ए बी हुई, सभी को नाम दिया है मैंने। तो एक BC दूसरी भुजा, CD तीसरी भुजा, ED चौथी, FE पांचवी और AF छठी। मतलब यहां से मुझे ये पता चल गया कि इस फिगर में भुजा कितनी है। तो भुजा 6 है। भुजा कहते किसे हैं? ये जो भी आकृति दे रखी है, आपको देखना है कि ये आकृति किस रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो इसकी बाउंड्रीज को आप काउंट कर लो, तो यहाँ आपको दिख जाएगी 6 भुजाएं। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शंस को देखो, आप कौन नहीं भी गिनो, तो आप सभी लोग ऑप्शन को देखोगे तो आपको दिखेगी कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 भुजा की बात की गई है। बाकी सब किसी भी ऑप्शन में 6 भुजा नहीं दी गई। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, फिर से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दे रखी है भुजा की संख्या गिननी है। तो आप देखो ये आकृति में कितनी भुजाएं हैं। तो मैंने इसे नाम दे रखा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक भुजा AB, दूसरी BC, तीसरी CD, DE, FE और AF। मतलब आप देखो इसकी बाउंड्रीज को, तो टोटल 6 भुजाएं दिखेगी। उसके बाद मैं ये बता रहा था कि जैसे ही आपको भुजा दिखती है 6, आप सभी ऑप्शन को देखो, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 भुजा दे रखी है। तो हम कोण को नहीं भी गिने तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपको कोण गिनने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोण गिनना है, देखो कि इसमें कोण कैसे आप गिनो। तो आप देखोगे भुजा जहां पर ए बी भुजा और ए भुजा, 1 और 6 नंबर वाली भुजा जहां मिल रही है वहां पर बनेगा। दूसरी कोण यहां पर बन रही है, तीसरी कोण यहाँ पर। इस तरीके से आप सभी कोण को देखो तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भुजा 6 थी और कोण भी 6 थे। मतलब इस आकृति में कितने भुजा है, 6, और कोण भी 6। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। भुजा भी 6 है और कोण भी 6 है। अब सभी लोग बताएं समझ में आया या नहीं, वाई या एन, वाई या एन। और अगर कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट टाइप टाइप कर दो, तभी मुझे समझ में आया क्या, समझ में आएगा क्या आपका डाउट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आज की नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि ये जो कोण दिखाया है मैंने, इसमें ये कोण किस तरह का कोण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपको कोण के बारे में याद होगा तो आप लोग काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। सभी लोग पोल सेक्शन में जाए आंसर करें। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आंसर करने के पहले सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जब मैं कोण पूछ रहा हूं तो आप सभी को ये बाहर वाले कोण के बारे में बताना है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। क्योंकि इस तरीके से दिखाने का मतलब ही ये हुआ कि मैं बाहर वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इस कोण के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा।
तो अंदर वाले कोण के बारे में नहीं पूछा जा रहा, बाहर वाले कोण के बारे में पूछा जा रहा है। ये वाली कोण जो बाहर की तरफ दिख रही है, ये कैसी कोण है? न्यून कोण है, सम कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, या अधिक कोण है? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स है, या ऑब्ट्यूज एंगल है? ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। ये जो कोण आपको दिखाई गई है, ये कैसे कोण है? न्यून कोण है, समकोण है। सभी लोग ये याद करो कि न्यून कोण के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, समकोण में क्या था, प्रतिवर्ती और अधिक कोण क्या था। अगर सभी के बारे में आपको याद होगा तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी लोग अब तक अगर उत्तर नहीं दिए हो तो जल्दी से जाएं और आंसर करें। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहां पर किस कोण की बात की जा रही है? ये बाहर वाले कोण की बात की जा रही है। अब अगर बाहर वाले कोण को मैं देखूं तो ये कैसा आपका कोण दिखता है? तो इसको देखने के लिए यहां पर एक रेखा मैंने इस तरीके से बनाई। अब सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं सिर्फ इस कोण की बात करूं तो इसका मान कितना डिग्री होगा? जिसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं, इसका मान कितना डिग्री होगा? सभी लोग बताएंगे। हरे कलर से जो कोण दिख रहा है उसका मान कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। वेरी गुड, 180 डिग्री होगा। मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये पूरी जो है ये 180 से ज्यादा है, मतलब 180 से अधिक है। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये जिस भी कोण की हम बात कर रहे हैं, ये कोण तो 180 डिग्री से अधिक है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं कि और क्या हम कह सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे कोण के बारे में आप बताओ, तो ये पूरा कोण कितना होगा? तो ये पूरा कोण 360 डिग्री होगा। इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ये पूरी 360 डिग्री होती है। लेकिन अगर ये पूरी 360 डिग्री है और अभी मैं उससे थोड़ी कम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी ही डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो भी कोण है 360 डिग्री से कम है। ठीक है, तो यहां पता चल रहा है कि हमारी 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अगर नहीं पता हो तो वो लोग लिख लेंगे। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे ही रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब सभी लोग ध्यान देंगे कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। और ऐसा कोई कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अब आप सभी लोग बताएं, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं, यस या नो? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यह काफी आसान क्वेश्चन था, आपको बस पहचानना था कि इसमें प्रतिवर्ती कोण कौन सी है। ठीक है, आपको बस एक बार यस लिखना है, मुझे दिख जाता है। आप एक बार यस लिखोगे मुझे दिख जाएगा। अनुज कुमार, आप जो इतने सारे वाई लिख रहे हो, आपको बस एक बार वाई लिखना है। ठीक है, आप चैट सेक्शन का इस्तेमाल सही ढंग से करो। आपको जो भी चीजें मिलती है यूज करने के लिए, आपको यूज उसी तरीके से करना है जो उसका सही तरीका है। तो आप बस एक बार वाई लिखो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो कोण दिए हुए हैं। तो आपको पहचानना है कि ये दोनों कोण कैसे कोण है? पूरक कोण, समपूरक कोण, एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण। अच्छा, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे
या आप बोल सकते हो कि एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण, जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। काफी बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। जो हमारी क्लास चल रही है उसमें एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया। तो आप ये बोलो कि एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में मुझे नहीं पता, तो आप बस देखो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर पूरक होगा या समपूरक होगा, यानी ऑप्शन ए या बी, इन्हीं दोनों में आपको देखना है कि हमारा पूरक कोण है या समपूरक कोण है। अगर पूरक और समपूरक आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है। बस आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। जिसे भी पूरक और समपूरक के बारे में थोड़ा भी याद होगा, आप ये याद करो पूरक कोण में मैंने क्या पढ़ाया था, उनके योग के बारे में क्या पढ़ाया था, और समपूरक कोण में क्या पढ़ाया था। नहीं, आज की क्लास 7 से 8 ही होगी, 7 से 9 नहीं होगी आपकी क्लास। आज बच्चे भी काफी कम है तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। आज बस रिवाइज करेंगे, है ना। ठीक है, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। चलिए बस 5 सेकंड और रुकेंगे। अगर आप लोग अभी तक उत्तर नहीं दिए हो तो जल्दी से करो। मैं बस पोल को एंड करने वाला हूं, फिर देखेंगे कि हमारा जो 23 डिग्री और 67 डिग्री जो दे रखी है दो कोण, ये दोनों कोण कैसी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पर दो कोण आपको दिख रही है, 23 डिग्री और 67 डिग्री, 23 एंड 67। तो पूरक को मैंने बोला कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सभी को 7 से 9 क्लास करनी है। ठीक है, 7 से 9 क्लास करनी। तो यहां पर आपको देखना है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, क्योंकि दो के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। आप लोग बोलोगे इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, अभी मैंने नहीं पढ़ा। पूरक और समपूरक देखते हैं। तो पूरक कोण और समपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको बताया गया था कि जब भी पूरक और समपूरक की बात होगी, दो कोण की चर्चा होगी, मतलब दो कोण आपके सामने दिए रहेंगे। अब आपको पहचानना है कि जो दो कोण दिए गए हैं वो दोनों पूरक है या समपूरक है या नहीं। ठीक है, कैसे पहचानोगे आप? उन दोनों कोण को आप जोड़कर देखोगे। अगर मैं 23 डिग्री को कोण एक्स बोल दूं और इसे कोण वाई बोल दूं, तो आप इन दोनों को जोड़कर देखोगे। कोण एक्स और कोण वाई को अगर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सभी लोग बताएं। 23 और 67 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे 23 और 67 को जोड़ने पर कितना मिलेगा। ठीक है, मैं सभी का रिवीजन करवा दूं जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, बाकी सभी को तो मेरी आवाज जा रही है। हो सकता है थोड़ी डिस्टरबेंस मेरे साइड से आए, क्योंकि हो सकता है अगल बगल कुछ पटाखे भी छूट रहे हैं, है ना। तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ अगल बगल के लोग हैं वो पटाखे छोड़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत पटाखे की आवाज आ सकती है। ठीक है, हाँ आवाज जाएगी, थोड़ी बहुत हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि पटाखे की आवाज जाए, तो डिस्टरबेंस हो सकती है मेरी साइड से, क्योंकि आज दिवाली के नेक्स्ट डे है तो कुछ लोग पटाखे छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप सभी ने बोला कि 23 और 67 को आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगी। तो अगर आप सभी को याद दिलाऊं, तो जो भी दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, डिस्टरबेंस हो सकता है, मेरे तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है आज के दिन, आज भर बस मैनेज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास से नहीं होगी, है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज है ना, बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी बहुत आ रही होगी आज कुछ पटाखों की। तो बस आज भर आप मैनेज कर लो, नेक्स्ट क्लास से ये सारी चीजें नहीं होगी, है ना। चलिए, तो पूरक कोण के बारे में क्या बोलेंगे? अगर दो कोण को आप जोड़ोगे, सिंपली आपको यही करना है कि दोनों को आपको जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ोगे आपको दिख रहा है कि 23 और 67 को जोड़ने पर 90 मिलती है,
और 90 मिलती है तो क्या बोलेंगे, ये दोनों पूरक कोण है। अगर हम कोई दो कोण को जोड़ें और अगर 180 मिलेगी तो इसे क्या बोलेंगे, समपूरक कोण कहेंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो जो भी बच्चों की क्लास छूट गई थी वो लोग याद कर ले, लिख ले कि यदि दो कोणों को जोड़ने पर 90 मिलती है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 मिलती है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अगर x प्लस वाई 90 है, यहाँ पर हम दोनों को क्या कहेंगे, 67 और 23 पूरक कोण है, यानी 90 मिल रही है। अगर मैं कोई कोण बोलूं 10 डिग्री और दूसरी कोण बोलूं 170 डिग्री, तो सभी लोग बताएं ये कैसी कोण है, पूरक है या संपूरक है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, 10 डिग्री और 170 डिग्री पूरक कोण है या संपूरक कोण है। सप्लीमेंट्री है यानी संपूरक कोण है। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरक कोण। ठीक है, एक बार और सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि अगर मैं एक कोण लूं 60 डिग्री का और दूसरा कोण लूं 150 डिग्री का, तो सभी लोग बताएंगे कि ये पूरक कोण है या संपूरक कोण है। अगर आपको लगता है पूरक कोण तो ए लिखो, अगर आपको लगता है संपूरक कोण तो बी लिखो, और अगर आपको लगता है ये ना पूरक है ना संपूरक है तो सी लिखो। ठीक है, तो ये ना ही पूरक है ना ही संपूरक है, क्योंकि 60 और 150 को जोड़ोगे तो ना ही आपको 90 मिलेगी ना ही 180 मिलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, यह हमारा ना ही पूरक है ना ही संपूरक है। तो पूरक संपूरक आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले तो पोल सेक्शन में आंसर करो, और कोई भी अभी पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। पहले मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ सभी लोग पहले सुन लें, उसके बाद ही सभी लोग आंसर करेंगे। ऐसे मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, उसके बाद पहले मेरी बात आप सभी लोग सुन लो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, हाँ या ना। मतलब आपको ये बतानी है कि ये दोनों कोण आसन्न है या नहीं। अब जब मैं आसन्न कोण पढ़ा रहा था तो काफी बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ डाउट्स था, काफी चीजें नहीं समझ में आई थी, है ना। तो यहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा फिर से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले आप सभी लोग आंसर दे दो, उसके बाद मैं सारी चीज आसन्न कोण से रिलेटेड बता दूंगा। तो एक बार फिर से वो सारी चीज आपको याद हो जाएंगी। तो बस आपको देखना है, दो ही ऑप्शन है आपके पास, हाँ या ना, कि ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं। अगर लगता है तो ऑप्शन ए, अगर नहीं है ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको बोलने। आप पोल सेक्शन में जाएं और आंसर कर दें। ठीक है, ये जो भी दो कोण है ए और बी आसन्न है या नहीं। ठीक है, जल्दी से आंसर करें, फिर हम लोग इसको पोल को एंड करके अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस 5 सेकेंड और। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यानी ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं है। तो देखो, आसन्न कोण के बारे में मैं डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि काफी लोगों के डाउट थे। और आसन्न कोण पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 10th में भी आपका काफी काम आएगा, और फर्दर आप जो भी स्टडी करोगे उसमें भी आसन्न कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, जब भी मैं आसन्न कोण बता रहा था वहां सबसे पहली बात ये आई थी कि दो पड़ोस वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं। तो पड़ोस हम किसे कहेंगे, जब दो लोग रहेंगे तभी बोलेंगे पड़ोस, कोई अपना पड़ोसी नहीं होगा, है ना। अकेला कोई इंसान पड़ोसी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, जब भी दो लोग होंगे तभी हम बोलेंगे ये दोनों पड़ोसी हैं या नहीं। तो उसी तरीके से आसन्न कोण में हमेशा दो कोण की बात होगी, कोण एक और कोण दो, कोई दो कोण दिए रहेंगे। अब हमें यही चेक करना रहता है कि ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे चेक करते हैं कि ये दोनों आसन्न है या नहीं है। क्या सभी जो बगल बगल के कोण रहेंगे पड़ोसी की तरह दिखेंगे सभी आसन्न होंगे, तो नहीं, सभी आसन्न नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। और मैंने बताई तीनों ही कंडीशन अगर फुलफिल करेगी, तीनों ही कंडीशन सही होंगी,
तभी आसन्न कोण होंगे। इसमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगा तो आसन्न कोण नहीं होंगे। अब वो क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि जो भी दो कोण को हम चेक कर रहे हैं वो दोनों में एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कोण ए और कोण बी में कोई भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं। तो आपको दिखेगा ये वाली भुजा जिसे मैं अभी लाल कलर से बना रहा हूं। बताओ ये भुजा कोण ए में है या नहीं? तो आप बोलोगे ये भुजा कोण ए में भी है, ये भुजा कोण बी में भी है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये जो भुजा को मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी डी, तो बीसी भुजा आपको दिख रही होगी, ये कोण ए में भी है। ठीक है, जिसकी भी मिस हो गई थी इसी के लिए तो रिवीजन हो रही है आपकी। अगर मिस हो गई थी तो आपको और ध्यान से सुननी चाहिए। आप ध्यान से सुनो, सारी चीजें मैं यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, आसन कोण मैं आपके बिना बोले मैं बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं डिटेल में इसको पढ़ा भी रहा हूँ। मुझे पता है कि जिसकी भी छुट्टी होगी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बीसी के बारे में आप ध्यान दो। बीसी भुजा कोण ए का भी भाग है और कोण बी का भी भाग है। मतलब बीसी भुजा कोण ए में भी आपको दिख रहा होगा, कोण बी में भी दिख रहा होगा। तो कोण ए और बी में हम क्या कहेंगे? बीसी भुजा कॉमन है। तो बीसी भुजा कॉमन है यानी उभयनिष्ठ भुजा है। तो पहली कंडीशन यही थी कि एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? अब ध्यान से सुनेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों का शीर्ष एक ही होना चाहिए, मतलब एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। शीर्ष किसे कहते हैं? तो किसी भी कोण में जहां पर दो भुजा मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। तो अगर कोण ए का शीर्ष बोलूं तो सभी लोग बताएंगे कोण ए का शीर्ष कौन सा है। तो कोण ए का शीर्ष की अगर मैं बात करूं तो कोण ए का शीर्ष बी है। यहाँ पर इसकी दो भुजाएं मिल रही है तो हम कहेंगे बी कोण ए का शीर्ष है। अब कोण बी का अगर शीर्ष देखूं तो कोण बी का शीर्ष कौन सा होगा? कोण बी का शीर्ष ये वाली बिंदु सी होगी। तो आप बताओ कि कोण ए और कोण बी का शीर्ष एक ही है या अलग अलग है? एक ही शीर्ष है या अलग अलग शीर्ष है? शीर्ष एक ही है या अलग अलग है? कोण ए का शीर्ष और कोण बी का शीर्ष एक ही है या अलग अलग है? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक ही है और कुछ बोल रहे हैं अलग अलग है। अरे सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने यहां लिख रखा है कोण ए का शीर्ष बी है और कोण बी का शीर्ष सी है। मतलब कोण ए का इस वाले का शीर्ष आप देखोगे यहाँ पर है, कोण बी का शीर्ष यहाँ पर है। तो ये तो अलग अलग बिंदु है ना, तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग जगह पर है। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं एक है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। कोण ए और कोण बी का शीर्ष अलग अलग है। शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष किसे कहते हैं? जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं। तो कोण ए का शीर्ष यहाँ पर है, बी का शीर्ष ये वाली। तो शीर्ष अलग अलग हो जाने के कारण हम क्या कहेंगे? हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, हम कहेंगे ये दोनों आसन्न कोण नहीं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की। फिर भी अगर आप देखो, मैं याद दिलाने के लिए बता दे रहा हूं जिनका भी क्लास मिस हो गया था। तीसरी कंडीशन ये थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि हमें ये देखना था कि दोनों कोण अलग अलग तरफ है या नहीं, उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक कोण ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, दूसरे कोण नीचे की तरफ दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फुलफिल कर रही है, यानी दोनों कोण अलग अलग तरफ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाई की, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये हमारी आसन्न कोण नहीं है। ठीक, क्योंकि शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं हुआ, शीर्ष अलग अलग हो गया। अब फिर से ध्यान से सुन लें, आसन्न कोण दिखेंगे कैसे आपको? कुछ इस तरीके के कोण दिखेंगे, कोण ए और कोण बी। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? एक भुजा कॉमन है, दोनों ही कोण अलग अलग तरफ है और इनके शीर्ष एक ही है। ऐसे भी अगर आप बनाओ तो यहाँ पर अगर मैं कोण x और कोण y की बात करूं तो सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा दोनों ही कोण में है, कोण x में भी और कोण y में भी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरी बात, शीर्ष दोनों का यही पॉइंट है, यानी कॉमन वर्टेक्स है, शीर्ष उभयनिष्ठ है।
एक कोण इस तरफ है, दूसरी कोण इस तरफ है, तो हम क्या कहेंगे, यह आसन्न कोण है। अब सभी लोग बताएं, आसन्न कोण में समझ में आया या नहीं, वाई या एन, या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, वाई या एन? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आसन्न कोण से रिलेटेड सारी चीजें। तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सभी लोग ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी, सोमवार को होगी, और सभी को क्लास के 5 मिनट पहले आना है। और अगर होमवर्क में कोई डाउट हो तो आप 5-10 मिनट पहले भी आ सकते हो, आप क्लास शुरू होने के पहले। अभी कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा। और जो भी बच्चे बोल रहे थे 9 बजे तक पढ़ाएं, वो तो एकदम छोड़कर नहीं जाएगा क्लास। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे 9 बजे तक आज क्लास करनी है, तो वो तो क्लास एकदम छोड़कर नहीं जाएंगे। आप ध्यान से सुने। ठीक है, आपने ओके ही बोला, वेरी गुड। ठीक है, ठीक। तो अब सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से सुने कि नेक्स्ट क्लास आपकी सोमवार को होगी। क्लास शुरू होने के आपको 5 मिनट पहले आनी है। 7 बजे से आप क्लास शुरू होती है, तो आप कोशिश करो 5 मिनट या 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। साथ ही आपका ये होगा कि अगर होमवर्क में कोई डाउट हो या पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो, तो आप उस दौरान पूछ सकते हो मुझसे क्लास के शुरू होने के पहले। ठीक है। अब आप लोग ये अब आप लोग ये बताओ, आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास आप लेफ्ट कर सकते हो। अब अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। आपकी नेक्स्ट क्लास सोमवार को होगी। और सोमवार को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तिर्यक रेखा के आगे की चीज पढ़ेंगे। तिर्यक रेखा तक हम लोगों ने पढ़ा था। तिर्यक रेखा में भी अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में पढ़ा था, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तक पढ़ लिया था। तो आज कुछ आगे नहीं पढ़ने की वजह सबसे मुख्य यही थी कि आज मुझे पता था काफी कम बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि अभी त्योहारों का सप्ताह है ना। तो इसलिए मैंने कुछ आगे की चीज नहीं पढ़ाई, क्योंकि काफी बच्चे होंगे जिनकी छूट जाएगी क्लासेस। ठीक है, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज। हाँ जी, 9 वाले रुकेंगे अभी। ठीक है, 9 वाले रुकेंगे, बाकी सभी लोग आप लेफ्ट कर सकते हो। अच्छा, आप सभी 9 वाले हैं क्या? सभी लोग 9 बजे तक रुकेंगे? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, यस या नो।